आप सभी ने अपने आसपास बहुत सी इनइक्वालिटीज देखी होगी बेस्ड ऑन एज, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, रिलीजन, कम्युनिटी। बहुत सारी इनइक्वालिटीज हमारे आसपास हमें रोज देखने को मिलती है। तो इस इनइक्वालिटी का इक्वालिटी के कंटेक्स्ट में जस्टिस के साथ क्या रिलेशन है, और मार्क्सिज्म का नाम तो आपने सुना होगा, उसकी इक्वालिटी पे क्या टिप्पणी है, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, मैं उनको बता दूं कि ये पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, उसके सिग्निफिकेंस, नेचर, क्यों पढ़नी चाहिए, और बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स ने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्या बोला है। देन हमने डिटेल में लिबर्टी, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसका रिलेशन इक्वालिटी के साथ, इक्वालिटी, इक्वालिटी के टाइप्स, इक्वालिटी की डायमेंशन, और उसका रिलेशन लिबर्टी के साथ, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपका ये कोर्स पूरा हो जाए। और ये कोर्स स्पेसिफिकली फोकस्ड है पीएसआईआर ऑप्शनल के और एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस पे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमने अपने आसपास बहुत सारी इनइक्वालिटीज देखी हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, अपॉर्चुनिटी, वेल्थ, सोशल स्टेटस, एबिलिटी, एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन्हीं सब इनइक्वालिटीज के बेसिस में इनइक्वालिटी जनरेट होती है पावर के बेसिस पे, और उसी के हिसाब से सब्जुगेशन होता है एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इसी वजह से कुछ एक स्ट्रेटा के लोग दूसरों पे बहुत ही हद तक डिपेंडेंट हो जाते हैं। देखिए, जो अर्ली लिबरलिज्म है ना, वो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते थे। उनका मेन फोकस होता था पॉलिटिकल और लीगल इनइक्वालिटी पे। फ्रीडम टू कॉन्ट्रैक्ट, ओपन कंपटीशन, ओनिंग ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब पे इतनी बात नहीं होती थी। बट पॉलिटिकल राइट्स, इन सब पे बात होती थी। बट जैसे जैसे वर्ल्ड बदल रहा है, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे जैसे मॉडर्निटी आ रही है, तो हमें अपने राइट्स पता चल रहे हैं, हम ड्यूटीज़ को बेटर समझ पा रहे हैं, और हम एनालाइज कर पा रहे हैं, और हम ये भी जान पा रहे हैं कि हमारी क्या सिचुएशन है और हमें कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए। तो इसके लिए फर्दर हमारा जो एरिया ऑफ राइट्स है वो ब्रॉडन हुए जा रहा है। और इसका बस एक ही स्पेसिफिक फोकस होता है कि इक्वालिटी तो मेंटेन रहे साथ में। बट सिर्फ इक्वालिटी मेंटेन करने से कोई फायदा नहीं है। मैं अगर आपको बोल दूं कि कोई आपसे आपके पैसे नहीं छीन सकता, तो अगर आपने मुझसे बोला कि अगर छीन लिए तो क्या, तो का भी कोई जवाब होना चाहिए ना। मतलब उसकी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए ना, कि अगर कुछ इक्वालिटी अगर मैंने मेंटेन करी है कि कोई भी किसी के पैसे नहीं छीनेगा, तो अगर किसी ने छीन लिए तो कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए, कुछ लीगल उसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए, ताकि क्या हो कि लोग डरे और वो जो इक्वालिटी है वो इन्फोर्स हो सके। बिकॉज किसी भी राइट का मीनिंग तभी है जब वो इन्फोर्स हो सकता है। अदरवाइज वो जो राइट्स होते हैं वो पावरलेस क्लेम बन के रह जाते हैं, वॉइड क्लेम बन के रह जाते हैं, और उसका असल जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना ही उससे कुछ ह्यूमन लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आता है। इसलिए जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें इक्वालिटी एक सेंट्रल पॉइंट है। तो इसी बात पे मैं जॉन रॉल्स को कोट करना चाहूंगी। सोशल थ्योरी ऑफ जस्टिस में उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपको बताने के लिए। तो उनका मानना ये था कि लिबरल थ्योरी ऑफ राइट्स जो है ना, वो तो फॉलो होनी चाहिए, साथ के साथ सोशल इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी भी फॉलो होना चाहिए। उनके हिसाब से अ जस्ट सोसाइटी वुड इन्वॉल्व द मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टी, वेयर द लिबर्टी ऑफ वन पर्सन वुड नॉट कन्फ्लिक्ट विद द लिबर्टी ऑफ अदर्स। मतलब कि वो वाली लिबर्टीज मैक्सिमाइज आप करो जिनसे आप अपने एक्शंस को मॉडिफाई कर पाओ और अपने पर्सनल एम्स को एग्जेम्पलीफाई कर पाओ विदाउट हार्मिंग अदर्स, यानी कि किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना। वो वाला एरिया आप ब्रॉड करते जाओ। उनके हिसाब से जो इनइक्वालिटी है वो कंट्रीब्यूट करती थी जो पोजीशन है उसे वीकर और डिपेंडेंट बनाने में, जो लीस्ट एडवांटेज सेक्शन है ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए की जिंदगी थोड़ी और मुश्किल बनाने के लिए, और उनको डिपेंडेंट बनाने के लिए दूसरों पे ये इनइक्वालिटी होती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को फोकस करना चाहिए। मतलब ये जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल इक्वालिटी कैसे कनेक्टेड है, ये मैंने डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो उसके लिए आप डिटेल डिस्कशन वहां से ले लीजिएगा। रॉल्स के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं एंड ऑफिसेस हैं, जैसे इंडिया के केस में जो सबसे टॉप मोस्ट है दैट इज ब्यूरोक्रेसी, वो सबके लिए इक्वल बेसिस पे ओपन होने चाहिए। अब इक्वल क्या हुआ, इक्वल मतलब इक्वल ट्रीटमेंट,
और इक्वल ट्रीटमेंट अमंग इक्वल्स। अनइक्वल के साथ हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो जो अनइक्वल है उनको इक्वल लाने के लिए रिजर्वेशन है, बट दैट इज रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। तो आप आपको ये जो जितने भी पावर वाली पोजीशन है ये सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराई जाए, और जो वेलफेयर स्कीम्स है वो होनी चाहिए ताकि एक्चुअल में जो लीगल जस्टिस है ना वो हमें मिले, और उसी के बेसिस पे फिर इक्वालिटी होती है। जॉन रोल्स बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस के। उनके हिसाब से जो जस्टिस है वो सारे लोगों में समान रूप से उपलब्ध किया जाना चाहिए, और सबके पास एक्सेस टू कोर्ट हो, वो उधर जा सके, जो उनके लीगल राइट्स हैं उनको क्लेम कर सके और ऑर्डर मान सके, और इक्वल सब्जुगेशन हो, इक्वल प्रोटेक्शन हो, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनको जस्टिस मिले। बट हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, लेकिन जो लीगल सिस्टम है वो डिस्क्रिमिनेटरी ना हो, मतलब वो करप्ट ना हो, और वो अपना चार्ज इंडिपेंडेंटली निभाए। और ये इंडिपेंडेंसी कैसे मेंटेन होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो मैंने इंडियन पॉलिटी वाले जो कोर्स है उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। अब अब कृमलिका के हिसाब से जो नोजिक का लिबर्टेरियनिज्म था और मार्क्स का जो कम्युनिज्म था उसमें हमें काफी बेसिक नोशन मिलते हैं इक्वालिटी के। उनका मानना ये था कि लिबर्टेरियन बिलीव्स दैट इक्वालिटी मींस इक्वल राइट्स ओवर वंस लेबर एंड प्रॉपर्टी, मतलब सबके लेबर एंड प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट्स होने चाहिए। बट मार्क्स के हिसाब से इक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। और नेक्स्ट मैं इसमें कोट करना चाहूंगी डॉर्किन को। डॉर्किन का मानना ये था कि every plausible political theory has the same ultimate value, which is equality, and that each person matters equally at the heart of all contemporary theories of justice। मतलब कि सबकी इक्वल वैल्यू है अगर हम इक्वालिटी को देखें तो, और सबको इक्वल अधिकार भी मिलने चाहिए। अब आते हैं मार्क्सिज्म कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी पे। और जब भी हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो हमें दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, अबॉलिशन ऑफ क्लास इनका मानना था, और दूसरा इक्वल सोशल स्टेटस टू ऑल, मतलब सबको इक्वल सोशल स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये दो इनके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो जिनके ये प्रोपोनेंट हैं। और मार्क्सिस्ट के हिसाब से इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये जो प्रिंसिपल है इसके जरिए जो इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन है मेन का वाया मेन, वो काफी हद तक बढ़ गया है। डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है जिसमें जो मेन है वो ढंग से अपने जो नोशन है डेवलप नहीं कर पाता, बिकॉज उनका जो प्रोडक्शन और कंजप्शन वगैरह है उस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि इस सिस्टम में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर नहीं किया जाता। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो तीन चीजों पे बेस्ड था। इसका मैंने एक एक्रोनिम बना रखा है डीसीपी। डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सी का मतलब कंजप्शन, एंड पी का मतलब प्रोडक्शन। तो इनकी जो थ्योरी है वो डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन और प्रोडक्शन के राइट्स पे ही बेस्ड है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने पे बेस्ड है। तो अब मैं मार्क्स को कोट करना चाहूंगी। उनके हिसाब से वी वांट टू अबॉलिश क्लासेस एंड इन दिस सेंस वी आर फॉर इक्वालिटी। उनके हिसाब से जो क्लास अबॉलिशन है उसी के जरिए इक्वालिटी मेंटेन करी जा सकती है। बट ऑन द अदर हैंड एंजल्स का कहना है कि द डिमांड फॉर इक्वालिटी हैज ईदर बीन द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगेंस्ट द क्राइम सोशल इनइक्वालिटीज, against the contract between the rich and the poor, feudal lords and the serf, slaves and the masters, servitors and the starving, or the demand has arisen as a reaction against the bourgeoisie demand for equality and serving as an agitational means in order to stir up the working class against the capitalist। In short, जो भी डिमांड फॉर इक्वालिटी है वो क्या होता है कि इनइक्वालिटी को अबॉलिश करने के लिए एक एजिटेशन होती है, और इसके जरिए जो वर्किंग क्लास है वो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। जो अबॉलिशन ऑफ क्लास है ना वो क्या करेगा, वो इन इनइक्वालिटीज को हटाएगा और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएगा कि सब ह्यूमन की पर्सनल डेवलपमेंट ऑन इक्वल बेसिस हो सके। तो उनका इक्वालिटी से ये मतलब था इक्वल बेसिस पे सब डेवलपमेंट करे, मींस ऑफ प्रोडक्शन और लेबर को शेयर करके। अब देखिए प्रोलेटेरिएट के लिए इक्वालिटी क्या है। उनके लिए है फर्स्ट, abolition of private ownership of the means of production; second, end of human exploitation; third, elimination of classes; and fourth, eradication of all political and cultural discrimination। यानी कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन की एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए, क्लासेस नहीं होनी चाहिए, और पॉलिटिकल और कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक टर्म आती है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन का मतलब है इट मींस द मींस ऑफ प्रोडक्शन मस्ट प्रीसीड द यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन टू वर्क
and equality of pay regardless of age, sex or nationality through wages may be according to quality and quantity of work। मतलब ये है कि जो means of production है वो पहले decide होने चाहिए, और जो equality of pay है उसमें age, sex, nationality वगैरह इन सब का discrimination नहीं होना चाहिए, और बल्कि किसने कितनी quantity and कितनी quality work किया है उस basis पे आपको wages मिलने चाहिए। मतलब ये सपोर्ट करते हैं इक्वालिटी ऑफ फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी, फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी की इक्वालिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स ये टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं। और मार्क्स के लिए ये नहीं था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दो, बट उनका एक्चुअल मानना ये था कि एनहेंसमेंट और डिफरेंशिएशन होना चाहिए पर्सनल नीड का, जो सिर्फ एक तरीके से किए जा सकते हैं कलेक्टिव मीन्स और मटेरियल इंसेंटिव से। कि देखिए हमें पता है कि जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो रशियन रेवोल्यूशन के बाद आया, तो रशियन रेवोल्यूशन ने एक इक्वालिटी का ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस एक अलग ही पहचान बनाई। उसके बाद जो प्रोलेटेरिएट लेनिन थे उनके डिक्टेटरशिप वाले रिजीम के दौरान काफी जो इनइक्वालिटीज थे उनको नेग्लेक्ट किया गया, उनको इक्वालिटी बेसिस पे नहीं देखा गया कि उस समय पे मटेरियल प्रोडक्शन का इतना डेवलपमेंट नहीं हो रखा था, और मेंटल एंड फिजिकल लेबर पे भी इतनी डिस्टिंग्विश नहीं हुई थी जब स्टार्टिंग में ये आया था। लेकिन जब कलेक्टिवाइजेशन हुआ तब स्टैलिन का मानना था कि द इकोनॉमिक एंटीथेसिस एंड द सोशल गैप बिटवीन द इंडस्ट्रियल वर्कर एंड द पीजेंट्स वर डिक्रीजिंग एंड बिकमिंग ब्लड। कि कलेक्टिवाइजेशन के बाद जो इकोनॉमिक और जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी थी और जो सोशल गैप था इंडस्ट्रियल वर्कर और पीजेंट्स उनके बीच में कम होने लगा और बिल्कुल ही ब्लड हो गया, यानी कि उनका वो मानने थे कि इक्वालिटी एक तरीके से स्टैब्लिश हुई। बट रोजा लक्समबर्ग का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि there would be no equality for the non-conformist or equal opportunity for all the potential opposition, as an aspect of which was criticized by her during the revolution। कि जो भी इनको अपोज करते हैं उनके लिए कोई इक्वालिटी नहीं है, उनका ये मानना था। फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर जो यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने राइट टू इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज किया, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इक्वालिटी दी। स्टेट का जो झुकाव था वो इक्वालिटी की तरफ गया, इक्वल रिनोमिनेशन मिलने लगे, जैसे वर्क के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, सारे स्फेयर्स पे इक्वल वर्क पे देखा जाने लग गया। लेकिन साथ ही साथ जो अपोजिशन कैपिटलिज्म सिस्टम था उधर एक और चीज डेवलप हो रही थी, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब डेवलप होता है तो टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती है और एक नई क्लास निकल के आती है, इंटेलिजेंशिया। लेकिन जो स्टालिन के एरा में जो इनइक्वालिटीज थी वो उन्होंने टैकल करी कि इक्वल वेजेस प्रोवाइड करा के, राइट टू वर्क प्रोवाइड करा के, एजुकेशन, हेल्थ, इनफैक्ट क्रेचेस वगैरह में भी सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता था, मैटरनल हेल्थ, सारे मतलब एस्पेक्ट्स पे, जैसे कंज्यूमर गुड्स, वेज फिक्सिंग और रिसोर्सेज एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, इन सब में उन्होंने इक्वालिटी पे भी ध्यान रखा। और उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल पावर यूज करके एम्फेसिस डाला कि इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो। लेकिन इसी के चलते जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो सेंट्रलाइज्ड और अथॉरिटेरियन बना। दैट मीन्स कि वो प्रेस पे कंट्रोल रखते थे, कुछ भी फ्री ऐसा नहीं था कि कोई कुछ भी बोल ले। मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस थी, फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस थी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह सब पे कंट्रोल था, सब पे स्टेट कंट्रोल था। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई थी इन सारे स्टेप्स से। और देखिए जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है उसका सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है कि टॉलरेंस होना चाहिए, यानी कि टॉलरेशन होना चाहिए ताकि आप इक्वल फ्रीडम इंजॉय कर सके पॉलिटिकल सेंस में। वो कहीं ना कहीं उधर लैक कर रही थी। लेकिन जब बाद में इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई तो लोगों के पास छूट थी कि वो इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी जो कि मार्क्सिज्म से आई थी उसको ओपनली क्रिटिसाइज कर सके, क्वेश्चन कर सके, आर्ग्यूमेंट कर सके, और कोई कोई सपोर्ट भी करते थे। मतलब उनके पास फ्रीडम था कि वो ओपिनियन रख सकते थे मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म पे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो इक्वालिटी है वो टॉपिक खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जस्टिस। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सारे प्रिंसिपल्स इन अ फेस्ड मैनर कवर करने वाले हैं। और हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इन सबको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ मैंने इंडियन पॉलिटी का ऑलरेडी कोर्स बना रखा है, तो आप वो वहां से रेफर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।